नमस्कार साथियों, वेलकम टू लर्निंग जी। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान के 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न और इस श्रृंखला का ये 5वां पार्ट है। अगर आपने पिछले वीडियोस को मिस किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बनाए गए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आप हमारी किसी भी सब्जेक्ट की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ करके वहाँ पर डेली आपको PDF प्रोवाइड कराई जाती हैं, तो वहाँ से आप सभी PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी PDF को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार दिखाई देता है। हमारे आज के ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो प्रकाश और उसके गुणों से संबंधित हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हीरा चमकदार दिखाई देता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों हीरा चमकदार दिखाई देता है? तो इसके पीछे का जो कारण है वो है सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण, या फिर हम इसको पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी कह सकते हैं। बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब कोई प्रकाश, चूँकि बता चुके हैं ये चैप्टर प्रकाश से संबंधित है तो हम प्रकाश के गुणों को ही यहाँ पर समझेंगे। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और उसका जो आपतन कोण है, आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो विरल माध्यम में प्रकाश किरण का जो अपवर्तन है वो नहीं होता है। जब उसका अपवर्तन नहीं होता है तो जो पूरा प्रकाश है वो परावर्तित होकर के सघन माध्यम में वापस आ जाता है। इसी को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इसी कारण से जो हीरा है वो अधिक चमकदार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, पढ़ने में काम आने वाले जो ग्लासेस हैं वो किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? जो जनरली किसी चीज़ को या फिर हम यूँ कहें न्यूज़पेपर या जब कोई चीज़ बहुत ही सूक्ष्म लिखी होती है उसको बड़ा करके देखने के लिए जो काम आने वाले जो लेंस हैं वो किससे बने होते हैं? उत्तल लेंस होते हैं, जो कि पढ़ने के काम में आते हैं। उत्तल लेंस की जो प्रकृति है वो कैसी होती है? जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उसे हम उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस की जो खासियत है वो क्या है कि ये इस पर पड़ने वाला जितना भी प्रकाश होता है उसको अभिसारित करता है और एक जगह पर इकट्ठा कर देता है। इस वजह से इसको अभिसारित लेंस भी कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को हम इसको अन्य नाम से किससे जानते हैं? अभिसारित लेंस। अगला क्वेश्चन है, कुल आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। जैसा कि ऊपर क्वेश्चन था, हीरा चमकदार दिखाई देता है किससे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण। ऐसे ही क्वेश्चन है, जो कुल आंतरिक परावर्तन कब होता है? जब प्रकाश जाता है। कैसे? जब प्रकाश हीरे से कांच में जाता है वहाँ पर कुल आंतरिक परावर्तन मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु को अगर हम इंग्लिश में बताएं तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर, जिसको इस नाम से लोग ज़्यादा जानते हैं। इसका हिंदी वर्जन जो है वो प्रकाशिक तंतु है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो ये कार्य करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर जो है वो क्या होता है। ऑप्टिकल फाइबर जो है इसका जो सिद्धांत है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब क्या होता है, ये कैसे कार्य करता है? तो इसमें प्रकाश की जो तीव्रता होती है या फिर जो प्रकाश की ऊर्जा होती है उसमें बिना किसी हास या बिना किसी क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्रेषित किया जाता है उसको ही प्रकाश तंतु या फिर ऑप्टिकल फाइबर कहा जाता है। ये बनते कैसे हैं? ये कांच के एक रेशेदार पतले लंबे रेशे होते हैं, उन्हीं को मिला करके ऑप्टिकल फाइबर का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसके पीछे का जो कारण है वो क्या है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश का जो प्रकीर्णन है वो क्या होता है कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जहाँ पर धूल या अन्य पदार्थों के अत्यधिक सूक्ष्म कण मौजूद होते हैं और हमारे वायुमंडल में ये मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर बात वायुमंडल की हो रही है। तो जब या फिर यूँ कहें जब प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, क्योंकि वहाँ पर धूल भी मिलेगी और अत्यंत सूक्ष्म कण भी मौजूद होते हैं, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इससे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और इसी प्रकाश के इसी गुण के कारण जो अस्त होते समय जो सूर्य है वो हमको कैसा दिखाई देता है? लाल, क्योंकि उसकी जो किरणें हैं वो प्रसारित हो जाती हैं, फैल जाती हैं, इस वजह से वो हमको लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? जो साबुन का जो पतला झाग होता है उसमें चमकदार रंगों का बनना, जब हम उसको डीप देखते हैं तो वहाँ पर हमको कई रंग दिखाई देते हैं। ये किस कारण से दिखाई देते हैं? इसके पीछे का जो परिणाम है या प्रकाश की इसमें जो भी
उसका गुण काम करता है वो कौन सा होता है, वहाँ पर बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, यहाँ पर दो चीज़ें लगती हैं, एक बहुलित परावर्तन और दूसरा व्यतिकरण। तो व्यतिकरण को हम अभी आगे समझाएंगे, एक दो क्वेश्चन उसमें और है, वहाँ पर हम इसको पूरे तरीके से समझाएंगे। तो यहाँ पर बात आती है कि क्या क्या यूज होता है, तो बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण यहाँ पर जो साबुन का झाग है वो चमकदार रंगों का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, आंखों के निकट दृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। तो निकट दृष्टि दोष के लिए यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि उत्तल लेंस किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है, ऐसे ही जो अवतल लेंस है वो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, जस्ट अपोजिट होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के लिए 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के लिए जो 3 प्राथमिक रंग हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो प्रकाश के लिए प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरा और नीला। जैसे कि प्रकाश में जो रंग यूज होते हैं उनमें लाल, हरा और नीला जो है इसके प्राइमरी कलर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो पुताई के कलर हैं, पेंटिंग कलर हैं, वहाँ पर इनके प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं। दोनों अलग अलग होते हैं। तो पेंटिंग के लिए जो कलर होते हैं वो नीला, पीला और लाल होते हैं। नीला, पीला और लाल, और यहाँ पर लाल, हरा व नीला। तो नीला और लाल कॉमन है, हरा और पीला यहाँ पर अलग अलग हैं। ऐसे याद रख सकते हैं। जो प्रकाश के लिए है उसमें लाल, हरा, नीला, और जो पुताई के रंग हैं उसमें हम लाल, नीला और पीला, तो हरा की जगह यहाँ पर पीला हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग दिखाई देता है। तो इंद्रधनुष के जो मध्य में रंग होता है वो कौन सा होता है, हरा रंग। और ये विबग्योर के अनुसार जो मिडिल कलर होता है वो हमारा कौन सा होता है, ग्रीन होता है, और ये इंद्रधनुष का मध्य रंग होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है। जब किसी प्रिज्म से प्रकाश को गुजारा जाता है तो किस रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपवर्तित होती है, ये होती है बैंगनी रंग की। तो बैंगनी रंग की जो प्रकाश की जो किरण है वो सबसे ज़्यादा अपवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन से युक्त कौन सी सर्वोत्तम प्राकृतिक घटना है। ऐसी कौन सी घटना जिसमें परावर्तन भी होता है, जिसमें अपवर्तन भी होता है और जिसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर जो घटना घटित होती है वो कौन सी होती है, तो ये होती है आकाश में बनने वाला इंद्रधनुष, जो कि वर्षा के बाद दिखाई देता है। तो वर्षा के बाद दिखाई देने वाला जो इंद्रधनुष होता है उसमें तीनों घटनाएं शामिल होती हैं। कौन कौन सी, परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, कमरे में सूर्य का प्रकाश सीधे नहीं पहुंचता है परंतु फिर भी अंधेरा नहीं रहता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। डायरेक्ट यहाँ पर अगर प्रकाश नहीं पहुँच रहा उसके बावजूद भी वहाँ पर अंधेरा नहीं रहता, कुछ हल्का सा उजाला रहता है। इसके पीछे का जो कारण है वो है प्रकाश किरणों के विसरित परावर्तन का कारण। वहाँ पर जो परावर्तन का जो क्रिया होती है वो कौन सी होती है, विसरित परावर्तन की क्रिया होती है। ये क्या होता है कि जब प्रकाश किसी ठोस वस्तु के रफ सरफेस, यहाँ पर वस्तु ठोस होगी और उसकी सरफेस कैसी होगी, रफ सरफेस से टकराती है, वहाँ पर बिल्कुल चिकनी सतह नहीं होगी, रफ सरफेस होगी, वहाँ से टकराती है। तो जिस तल से टकराती है उस तल के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश का जो आपतन कोण है वो भिन्न भिन्न हो जाता है। इस वजह से जो प्रकाश है वो परावर्तित होकर के भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखर जाता है। यही कारण है कि जहाँ पर उसको स्पेस मिलता है वो वहाँ से अंदर की ओर प्रवेश कर जाता है। तो इस वजह से जितनी भी जगह उसको मिलती वहाँ से वो अंदर प्रवेश करता है और डायरेक्ट ना होने के बावजूद भी वो वहाँ पर अंधेरा नहीं रहने देता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के रंग का निर्धारक क्या है। जो प्रकाश का रंग है वो कैसे निर्धारित होता है, तो ये निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्घ्य से, कि जो उसकी तरंग दैर्घ्य है वो कितनी है, इसी से किसी भी प्रकाश के रंग का निर्धारण किया जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी प्रकाश का जो कलर है वो कैसा होगा, ये निर्भर करता है उसकी तरंग दैर्घ्य पर, किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, किसकी तरंग दैर्घ्य कम है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का व्यतिकरण का सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था। जैसा कि मैंने बताया था कि हम व्यतिकरण को पूरा डिटेल से समझाएंगे, तो यहाँ पर जो व्यतिकरण का सिद्धांत है वो सबसे पहले किसने दिया, तो व्यतिकरण का सिद्धांत थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने दिया। प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है कि जब एक ही आवृत्ति की 2 तरंगें एक साथ चलाई जाती हैं, मतलब एक ही दिशा में चलती हैं, और माध्यम भी हमारा क्या होता है, कोई एक माध्यम है, अगर उस माध्यम में एक ही आवृत्ति की 2 तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनका जो अध्यारोपण होता है उससे जो प्रकाश है वो
विभिन्न बिंदुओं पर उनका जो तीव्रता है, यहाँ पर बात होगी तीव्रता की। तीव्रता जो है वो कैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है। यहाँ से जो चीज़ निकल के आती है वो ये है कि कहीं पर उसकी तीव्रता जो है वो बिल्कुल शून्य हो जाती है और कहीं पर सबसे अधिक रहती है। जहाँ पर तीव्रता अधिकतम होती है वहाँ पर जो व्यतिकरण है उसको संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और जहाँ पर लगभग शून्य होती वहाँ पर उसको विनाशी व्यतिकरण कहा जाता है। दो चीज़ें यहाँ पर आती, संपोषी और विनाशी। तो जहाँ पर जो व्यतिकरण है वो अधिकतम होता है वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण होता है, और जहाँ पर न्यूनतम होता है या फिर जीरो होता है वो विनाशी व्यतिकरण होता है, क्योंकि जो उसकी तीव्रता है वो कहीं अधिक होगी कहीं कम होगी। तो ऐसा जो प्रयोग किया वो किसने किया, थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने किया। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? किस दर्पण के द्वारा वाहनों में पीछे का दृश्य देखने का काम किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है उत्तल दर्पण। यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता। उत्तल दर्पण कैसा होता है, ये एक प्रकार का गोली दर्पण होता है। जो उत्तल दर्पण होता है वो कैसा होता है, एक गोली दर्पण ही होता है। इसमें जो परावर्तक सतह है जिससे प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है वो बाहर की ओर उभरी होती है। इसमें भी दो चीज़ें होंगी, जो उत्तल दर्पण होता है इसमें जो परावर्तक सतह है वो कैसी होती है, बाहर की ओर उभरी होती है, और जो अवतल दर्पण होता है उसमें जो परावर्तक सतह है वो अंदर की ओर उभरी हुई होती है, वो अंदर की ओर होती है और इसमें बाहर की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं उनको अगर हमें एक बिंदु पर केंद्रित किया जाना है तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की भांति व्यवहार करता है? जो पानी में जो बुलबुला बनता है वो किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, जो उसकी आकृति या फिर उसका जो गुण है वो किस तरह का हो जाता है, वो अवतल लेंस के जैसा कार्य करना प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन है, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा होता है? यदि हम तीन प्रकाश जिसमें लाल, नीला और हरा, इन तीनों को एक स्थान पर अगर हम डालें तो वहाँ पर जो प्रकाश का रंग होगा वो कैसा होगा, तो वो वाइट हो जाएगा। और ये जो तीनों कलर हैं ये कौन से कलर होते हैं, प्राथमिक कलर होते हैं। तो प्राथमिक तीनों कलरों को अगर हम एक स्थान पर डालें वो कैसे हो जाएंगे, सफ़ेद रंग के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष किस दिशा में दिखाई देता है? तो दोपहर 12 बजे जो इंद्रधनुष है वो नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उस समय जो सूर्य की किरणें हैं वो कोई भी एंगल नहीं बनाती हैं, वो 12 बजे वो बिल्कुल सीधी रेखा में होती है। तो वहाँ पर जो प्रकाश की किरणें हैं वो इस तरीके से नहीं पड़ती, क्योंकि जो इंद्रधनुष का कारण होता है उसमें जो जल की बूंदें हैं उनमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होने वाला वर्ण विक्षेपण, यहाँ पर क्या होता है, वर्ण विक्षेपण, उसके लिए क्या चाहिए, एंगल चाहिए। तो वर्ण विक्षेपण से जल की जो बूंदें वो प्रिज्म जैसा व्यवहार करती हैं। इससे सूर्य की किरणों का जो परावर्तन है, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक तीनों चीज़ें होती हैं। तो जब तीनों क्रियाएं होती हैं उसके लिए प्रकाश के लिए जो प्रकाश आ रहा है वो एक एंगल से आना चाहिए। तो जो 12 बजे प्रकाश में कोई एंगल नहीं मिलता है जिससे जो प्रकाश की किरणें उनमें ये क्रियाएं हो सकें, क्योंकि यहाँ पर परावर्तन भी होना, अपवर्तन भी होना और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होना। इस वजह से दोपहर 12 बजे इंद्रधनुष नहीं दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा किस क्रिया का उदाहरण है? मृग तृष्णा क्या होती है, इसमें जो प्रकाश की किरणें इस तरीके से पड़ती हैं कि जो रेगिस्तान है वहाँ पर जल का जैसा प्रतीक होता है कि यहाँ पर जल है, लेकिन जब हम पास पहुँचते हैं वहाँ पर हमें वहाँ वो दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों होता है? ऐसा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जो प्रकाश है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन वहाँ पर पड़ी हुई जो बालू होती है उससे होता है, और इस क्रिया के द्वारा वहाँ पर जल की अनुभूति होती, जबकि वहाँ पर वास्तविकता में जल नहीं होता है। इसको मृग तृष्णा कहा जाता है, और इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या, पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से पुनः उपस्थित होंगे। तो वीडियो को ज़्यादातर लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो के अपडेट आपको ईजिली अवेलेबल हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।